आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम यानी कि एनसीईआरटी का हमने पहला चैप्टर देख लिया है 6th क्लास का। और इसको हम क्यों देख रहे हैं? हमें करनी है केवीएस की तैयारी। यानी कि केवीएस में इस बार क्या आ रहा है? एसएसटी में आ रहा है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो कल आपको एनसीईआरटी का 6th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मिला था। तो पहले चैप्टर के बाद आपको कैसी लगी वीडियो? तो आज हम देखेंगे, यानी कि आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में क्या कह रहा है? ग्लोब से रिलेटेड है हमने। यानी कि कल हमने धरती को पढ़ लिया, सौरमंडल को पढ़ लिया, और सौरमंडल के बाद हमने पढ़ लिया उसके उपग्रह पढ़ लिए, सेलेस्टियल बॉडी पढ़ ली, मिल्की वे पढ़ लिया। ये सब चीज़ें पढ़कर अब हम आ गए हैं अपनी अर्थ पर। यानी कि पूरे सौर मंडल का भ्रमण करने के बाद हम कहाँ आ गए हैं? ग्लोब पर, यानी कि अपनी धरती पर। और अपनी धरती कैसी है? गोल है, अंडाकार है, या चपटी है? ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है, आज के टॉपिक के बारे में देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? चलिए एक अच्छा सा पेन ले लेते हैं। चलिए काला ही ले लेते हैं, निब्बी मोड ही ले लेते हैं। तो आज का जो चैप्टर 2 है, यानी कि क्लास 6th का कौन सी ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 देखेंगे। और इसका नाम क्या है? ग्लोब। यानी कि हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के अब आ गए हैं कहाँ पर? अपनी धरती पर। और अपनी धरती का नाम क्या है भाई? बताओ। किसे क्या कहते हैं हम? यानी कि पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी के अलावा कौन सा क्या कहते हैं? पृथ्वी के अलावा कहते हैं हम नीला ग्रह। यानी कि नीला ग्रह। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। भाई सीधे सीधे ग्लोब क्या होते हैं? जो भी एक धरती है उसका छोटा रूप, यानी कि छोटे रूप में हमें सारी चीज़ें दिखाना कि उसमें देशांतर कितने हैं, नदी कितनी है, सागर कितने हैं, समुंदर कितने हैं, और देश कितने हैं। तो वो एक छोटे से गोले के रूप में हमें धरती का जो बड़ा रूप है वो दिखा देती है ग्लोब। यानी कि ग्लोब हमारा इस चीज़ का कार्य करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ग्लोब तो हमने समझ लिया। अब आता है अक्षांश और देशांतर। यानी कि अगर आप इस किताब को, पहले इस किताब को नहीं लेके चलते हम, हमें चलना है अपने वे से। देखिए किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, हमें उसको छोड़कर पहले हमें अपने टॉपिक जो है हमारा उसको ही क्लियर कर लेना होता है। यानी कि अक्षांश, ग्लोब समझ लिया आपने, अक्षांश और देशांतर। भाई पृथ्वी की किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर होते हैं। भाई अक्षांश को, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक बार। अक्षांश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी फटाफट। अक्षांश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैटिट्यूड। यानी कि LATITUD, लैटिट्यूड। और देशांतर को क्या कहते हैं? देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी कि अक्षांश और देशांतर का आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर बच्चों को ये नहीं पता हो तो। देखिए अक्षांश और देशांतर के दो वर्ड हो गए हमारे। यानी कि पहला वो क्या था? पहला ग्लोब का कॉन्सेप्ट कर लिया हमें, फिर अक्षांश और अब देशांतर का। भाई अक्षांश और देशांतर में से जो अक्षांश होते हैं वो क्या बताते हैं? किसी स्थान के अक्षांश धरातलीय स्थिति के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थिति को बताते हैं। यानी कि जो अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर की स्थिति को बताते हैं। और बचा देशांतर। और देशांतर कहाँ की स्थिति को बताएंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर की स्थिति बताते हैं। याद रखना अक्षांश जो होते हैं, अक्षांश और देशांतर कि पृथ्वी की किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो फिर किसी क्या करते हैं, किसी स्थान की जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? अक्षांश और देशांतर के
अनुसार रखा जाता है। फिर आती है बात अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश क्या होते हैं? जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो बांटते हैं किसी स्थान का पता लगाने के लिए। और देशांतर क्या होते हैं? जो पूर्व से पश्चिम की ओर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं यानी दर्शाते हैं, वो होते हैं देशांतर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। हमारा टॉपिक जो प्रकरण है यानी कि वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर, यानी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है आगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर से हमारी, देखिए, पृथ्वी जो है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव की पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। क्या है? जो हमारी ये धरती है, यानी कि ये धरती है, और धरती का जो उत्तर कहाँ है, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए मैं सीधे बता देता हूँ। उत्तर से और दक्षिण से क्या है? थोड़ी चपटी है, यानी कि चपटी है इस तरह की। और क्या कहा गया है आगे? आगे बात बताता है कि जब ध्रुव से चपटी है और मध्य से क्या है? थोड़ी उभरी हुई है, यानी कि यहाँ से उसका पेट निकला हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ से तो चपटी है और यहाँ से उसका पेट निकला हुआ है, तो इस तरह की धरती है हमारी, इसलिए कहा गया। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जो व्यक्ति है उसकी हाइट कम हो और हाइट कम होने के बाद उसका पेट निकल जाए, तो ऐसी है धरती। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कौन कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट किसका? धरती का। तो धरती का जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आगे की चीज़ें आपको समझ में आती। फिर आता है कॉन्सेप्ट धरती कैसे घूमती है। तो धरती कैसे घूमती है ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। धरती जो है यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पूर्व की ओर घुमाई जाती है, यानी कि एक तरह से, ठीक है, जा सकता है, जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को देख लेते हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट, यानी कि अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला पेज हम लेके चलेंगे। तो फिर आता है एक कल्पना रेखा, यानी ग्लोब के दो भागों में काटते हैं, उसे कहते हैं विषुवत वृत्त कहलाता है। यानी कि देखिए, जैसे ये दो भागों में आपने एक धरती यानी कि एक बॉल ले ली, और बॉल को जो बीच से काटेगा, आधा इधर का भाग यानी कि ए भाग इधर है और ए बी भाग इधर है, तो उसे क्या कहेंगे? विषुवत वर्त, यानी कि विषुवत विषुवृत्त कहेंगे। यानी कि जो दो भागों में काटता है उसे कहेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। हमने अक्षांश देशांतर पढ़ ली भाई। अक्षांश आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं, अब तो आप बता ही दोगे अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश क्या होते हैं? जो, जल्दी बताइए, अक्षांश क्या होते हैं भाई? अभी तो आपको बताया है, अक्षांश वो होते हैं जो धरती की भौगोलिक स्थिति को निर्धारण करने के लिए उत्तर से दक्षिण की स्थिति को बताते हैं। और देशांतर क्या होते हैं? जो पूर्व से पश्चिम की स्थिति को बताते हैं। तो अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, कौन सी दिशा है की, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कौन सी दिशा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्थिति बता रहा है वो क्या बता रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्थिति बता रहा है वो क्या बता रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है वो क्या है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है कल्पना रेखा। यानी कि कोई भी आपने या फिर हमने भी बुकों में ये लाइन खींची हुई देखी है क्या? पृथ्वी पर ऐसी लाइन खींची हुई है? नहीं, कभी भी। ये इमेजिन करने के लिए इसलिए इन्हें कहते हैं कल्पना रेखा। यानी कि कल्पना रेखा क्या है? उत्तर की ओर काटते हैं, यानी कि पृथ्वी को दो भागों में काटते हैं। फिर दो भागों में काटने के बाद 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 80 और यहाँ पे आके इस तरह से ख़त्म हो जाती है। यानी कि कर्क रेखा आपसे पूछी जा सकती है, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए
यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें पढ़नी है धरती। धरती में हम मतलब घूम फिर के आ गए धरती पर, और धरती में क्या है, धरती में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या है, अक्षांश और देशांतर का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी कि पहले तो हम कहाँ उड़े, प्लैनेटों पे, और फिर अब कहाँ उड़ रहे हैं, धरती में उड़ रहे हैं। और धरती पे कहाँ, अक्षांश और देशांतर को ढूंढते फिर रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर कैसे कैसे स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है, जैसे कि आप चीज़ों को इतना होच पोच दे रखा है इसमें, पर आप समझ नहीं पाएंगे। विषुवत रेखा क्या होती है, यानी कि विषुवत व्रत क्या होता है, 0 डिग्री। उत्तरी ध्रुव क्या है, 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव क्या है, 90 डिग्री। इसके अतिरिक्त 4 अक्षांश होते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। पहला क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा क्या है। ये जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, इसको याद रख लेना या फिर लिख के रख लेना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट जो है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा का क्या है, 23 उत्तर, यानी कि उत्तर में है। तो इसका ध्यान रखना, उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर। फिर दूसरा क्या कहता है, दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा, ये भी 23 यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण में हो जाएगी। यानी कि एक है उत्तर में और एक है दक्षिणी में, यानी कि उत्तर दक्षिण। अब आ जाते हैं पूरब पश्चिम की बात, चलते हैं भाई। पूरब में कौन है, पूरब में है विषुवत व्रत, यानी कि विषुवत व्रत। और विषुवत रेखा, यानी कि व्रत और रेखा दोनों अलग अलग चीज़ें, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए विषुवत व्रत और विषुवत रेखा। विषुवत व्रत के 66.5 उत्तर से उत्तरी ध्रुव व्रत है, यानी कि उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत है। ठीक है, अब चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, चौथा कॉन्सेप्ट है हमारा विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुवीय, यानी कि एक बार हमें उत्तर में चलना है, एक बार हमें दक्षिण में चलना है, यानी कि उत्तर दक्षिण हमें खेलते रहना है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय अब आता है, उष्णकटिबंधीय क्या कहलाता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार दोपहर के सर के ऊपर आता है। यानी कि आपने जब देखो जंतर मंतर, बहुत से बच्चे गए होंगे, और जंतर मंतर में क्या है, जो पुराने ज़माने की घड़ी जिसे हम कहते हैं जंतर मंतर। भाई पुराने ज़माने में समय कैसे नापा जाता था, लोग बागों के पास घड़ी तो थी नहीं, और घड़ी भी थी तो बहुत अमीरों के पास थी, और अमीरों के पास भी घर पे थी। तो वो कैसे पता चलाते थे कि 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। तो वो जो पता लगाते थे, जो सूरज की दिशा है, यानी कि सूरज का सर पे पड़ने वाली धूप, यानी कि आपके जो सुबह के टाइम की जो धूप होगी, वो कब कहाँ पड़ेगी, आपके आगे। अगर आप सूरज के आगे खड़े होंगे तो आगे पड़ेगी। दूसरी बात है, जब सूरज चलते चल जाएंगे, एक समय आएगा आपके सर पे पड़ेगी, और एक समय आएगा आपके कहाँ पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। तो यही चीज़ कह रहा है, यानी कि अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सर के ठीक ऊपर होती है। इसी क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी तथा उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय किसे कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उष्ण कटिबंधीय
किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं भाई? जब साल में यानी सूरज वर्ष में एक बार सर के ऊपर आ जाए। सर के ऊपर कब आएगा भाई? जब फिर हमें कहाँ जाना है? बचने के लिए। और बचने के लिए कहाँ जाना है? सूरज से बचने के लिए सर पे जब आएगा सूरज, तो वो बताएगा कि मैं आपका पावर हाउस हूँ। यानी कि हमने कल पढ़ा था पावर हाउस है सूरज हमारा। तो सूरज पावर हाउस है, तो वो सर पे आएगा। सर पे आएगा तो उष्णकटिबंधीय कहलाता है, यानी कि उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय। अब आता है शीतकटिबंधीय, यानी कि ठंडे दिन। अब आज का टाइम क्या चल रहा है? ठंडे दिन चल रहे हैं। तो ठंडे दिन कब आएंगे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो अक्षांश पर दोपहर से सूर्य के कभी भी सर के ऊपर नहीं आएगा। यानी कि कब भाई? कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश को दोपहर का सूरज कभी भी सर के ऊपर नहीं दिखाई देगा। ध्रुव की तरफ सूरज की किरणें क्या होंगी? यानी कि क्या कह रहा है, देखिए सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भाई उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा का ध्रुव, भाई सीधे सीधे तापमान आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा हमारा? शीतोष्णीय कटिबंधीय। यानी कि एक तरफ हमें गर्मी मिल रही है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? पावर हाउस की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमें क्या है? पावर हाउस की हाथ सेकने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ बचने के लिए ज़रूरत है पावर हाउस से, यहाँ पर हमें उसके हाथ सेकने के लिए ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या? अब आती है किसकी बात? शीत कटिबंधीय। यानी कि शीत कटिबंधीय, भाई शीत कटिबंधीय क्या कहना चाह रहा है ये? आपको दो चीज़ों का पता है। हमने धरती देख ली, धरती में आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ की और यहाँ की चीज़, जब इन पर सूरज नहीं पड़ेगा तो क्या होगा भाई? आपको कहा जाए कि सर्दियों में आपको एक कमरे में बैठना है, ठीक है, और कमरे में आपके पास और बर्फ़ रख दी जाए या फिर और ठंडा कर दिया जाए एसी चलाकर, तो क्या होगा? वो ठंडा होगा। और ठंडा होगा तो क्यों ठंडा होगा? क्योंकि वो अलग थलग पड़ा है और यहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच रही हैं। यानी कि सन रेज नहीं पहुँच रही है, और सन की रेज पहुँचती है तो बहुत ही माइनर, यानी कि थोड़ी बहुत, जिससे यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलता? ठंडी से बचने के लिए गर्मी नहीं मिलती। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा देशांतर। भाई देशांतर हमने पढ़ लिया था अभी। अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको अभी बताया है, अभी बिल्कुल अभी, कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश के अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। चलिए अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर किसे कहते हैं? चलिए अब देशांतर को कॉन्सेप्ट समझ ही लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए पता होने के बाद भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि हमें होना है पास अच्छे नंबर्स। देशांतर, भाई देशांतर का आपने सबने हमें अभी पढ़ा है कि क्या होते हैं ये? पूर्व से पश्चिम की ओर की होते हैं। यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं, तो उसे कहते हैं हम देशांतर। क्या कहते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं तो उसे कहते हैं देशांतर। देखिए ये लिखा हुआ आपके सामने भी, पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं तो देशांतर होते हैं। और अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश जो होते हैं वो किस दिशा में होते हैं? उत्तर से किस तरफ? दक्षिण की ओर। यानी कि अक्षांश जो होंगे आपके, अक्षांश जो होंगे उत्तर से दक्षिण की ओर होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अब ले लेते हैं हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए ये है हमारी अर्थ। देखिए हमने दो भागों में काटा, ठीक है, चलो वो भी चल जाएगा। अब आती है अक्षांश की बात। अक्षांश क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और पूर्व कहाँ है इसमें? आप देखिए, आपको मैं
ये 4 चीज़ें हैं, ए बी सी डी है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ कि अक्षांश में कौन सी रेखा पे चला जाएगा, ए बी पर चला जाएगा या फिर बी सी डी पर चला जाएगा। जल्दी बताओ जल्दी। देखो, अभी तो आपके सामने लिखा हुआ है कि पूर्व से पश्चिम में जब जाएंगे तो वो होगा देशांतर, और उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो वो होगा अक्षांश। यानी कि सी डी पर से सी डी के बीच वाला क्या है, तो ये है सारे अक्षांश। ठीक है, और इधर क्या है, देशांतर। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, यानी कि आपने देखिए और एक कॉन्सेप्ट, हाँ अभी मैं बताना भूल गया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये है 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ से इधर की तरफ नापी जाती है। जैसे आपने यहाँ से बॉल काट दी, अब सीधी बॉल कटेगी, यानी कि इधर की बॉल कटेगी और इधर की बॉल कटेगी, इधर इधर दो डिवाइड हो जाएंगी। चलिए आगे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया, यानी कि यहाँ तक हम आगे चल गए। चलिए अब आती है बात किसकी, समांतर रेखा। यानी कि समांतर रेखा आपको पता ही, समांतर रेखा क्या होती है भाई, समांतर रेखा ग्लोब को देशांतर यानी द्वारा बनी ग्रिड रेखा होती है एक तरह से, ये समांतर रेखा होती है। चलिए आगे, इसमें कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये है मैप, ये आपकी धरती का एक तरह से, जो आपकी धरती गोल थी अब उसे कहाँ कर दिया, खड़ा कर दिया, यानी लेटा दिया एक तरह से। तो ग्रीनविच वाला जो टाइम है 0 डिग्री, अब इसमें 0 डिग्री ढूंढिए, यानी कि ग्रीनविच। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइम है, चलिए कलर ले लेते हैं, जो टाइम है वो 0 डिग्री, 0 डिग्री कहाँ से नापा जाता है, तो वो है ग्रीनविच। चलिए 1 मिनट होल्ड, ओ सॉरी 1 मिनट, इसे आप देखिए, जो आपसे मैं कह रहा था, ग्रीनविच वाली जो बात है वो है यहाँ पर, यानी कि ये है ग्रीनविच। देखिए ये रेखा जो है वो क्या कह रहा है, ग्रीनविच। यहाँ से इधर की तरफ +10 और इधर की तरफ जो है डिवाइड करे गए हैं, यानी कि 11 12, और जो 12वां है यानी कि 12 इधर 12 इधर। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो कहाँ है, ये रहा भारत। और भारत का आपको पता ही है 5.5 मतलब 5.5 घंटे का क्या चलता है, इसलिए हम जो करते हैं ग्रीनविच के, जो डिवाइड करते हैं वो 5.5 घंटे करते हैं, और ये भी प्लस का। और इधर जो करेंगे, अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि अमेरिका का टाइम क्या होगा, तो वो होगा -7। यानी कि आपसे पूछा जाए, जो भी ग्रीनविच से इधर चला जाएगा, यानी कि ग्रीनलैंड, अटलांटिक महासागर, अमेरिका, जो इस तरफ क्या आएंगे, कहाँ तक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो ये दिख रही है आपको, यहाँ तक के जितने भी आएंगे वो हैं माइनस में। और ग्रीनविच से आगे के, यानी कि अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, ये सब जितने भी, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ये सब किस में है, प्लस में, और ये सब है माइनस में। यानी कि यहाँ पर गर्मी का दौर पड़ता है और इन्हें गर्मी का पता है, और यहाँ पर जो है वो इन्हें लोगों को ठंडी ठंडी का पता है ज़्यादा। तो इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा डिफरेंस। और ये है हमारा अटलांटिक यानी कि अंटार्कटिका। चलिए अब चलते हैं दोबारा बुक पर। देखिए ये आपने देख लिया, अभी डायग्राम हमने देख लिया, अब आते हैं देशांतर और समय की बात। भाई देशांतर समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, और ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए आज के टाइम पर आपके पास है वॉच, यानी कि घड़ी है। ठीक है, और घड़ी है तो पहले के लोग, फिर मैं कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा, पुराने समय में लोग कैसे नापते थे भाई, तारे से नापते थे। हमने पढ़ा, जो एक तारा पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, सप्तऋषि मंडल में तारा जो पड़ा था वो कौन सा था,
जो एक ही दिशा को लेके चलता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। कल ही क्लास है और कल ही क्लास में अगर आपने इतनी जल्दी भूल जाओगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि आपको बताना है कौन सा जो तारा था जो स्थिर रहता है, जिससे हम दिशा का एक अच्छा ज्ञान लगा सकते हैं। ठीक है, उसको आपको बताना है। उस टाइम पे यानी कि पुराने समय पर रात को और दिन में आपने पहर का नाम सुना होगा कि 8 पहर 9 पहर, यानी कि इतना पहर चल रहा है। और वो जो 8 पहर का दौर है वो किस तरह से है, तो यानी कि जो पहर होते हैं उनमें 1.5 के से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपके पहर निकल जाएंगे। यानी कि एक आपको बता ही देता हूँ मैं, चलिए देखिए। हमारे जो घंटे होते हैं वो होते हैं 24। ठीक है, अब 24 को डिवाइड करिए आप किससे, 1.5 से। अब 1.5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 16। तो 8 पहर जो होंगे, यानी 8 पहर दिन के और 8 पहर रात के, इस तरह से 8 पहर दिन और 8 पहर रात को डिवाइड करा गया था। तो लोग बाग पहले 1.5 घंटे को लेकर चलते थे, इसलिए 8 पहर दिन और 8 पहर रात को लेके चलते थे। अब यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है, सूर्य अस्तर, आपको भाई सूर्य अस्तर, सूर्य का जब छुप जाता है तो उससे आपको पता चलता है कि रात हो गई, दिन हो गई, दोपहर हो गया, शाम हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर आती है बात हमारी ग्रीनविच जो हमने पढ़ा था। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ग्रीनविच पर स्थित या यांत्रिकी वह सूरज के जिस समय आकाश में सबसे उच्च बिंदु पर होता है उस समय यांत्रिक पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। भाई दोपहर होती है, हमें दोपहर का कुछ नहीं करना। ठीक है, सीधे सीधी बात यह है कि 0 डिग्री जो है वो है ग्रीनविच। इन सब को कॉन्सेप्ट को मत लेके चलिए, किताब में बहुत दिया गया है और हमें इतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये आपको पढ़ लिया कि हमने पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये आपको समझ में आ गया। और पश्चिम से पूर्व क्या है, अब आपको ये जो धरती है ए बी सी डी, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन सा है पश्चिम और कौन सा है पूर्व, और कहाँ से कहाँ तक की चक्कर लगा के घूम घूम के आ जाती है घर पर। तो ठीक है, फिर आता है कॉन्सेप्ट की ग्रीनविच समय के आगे के पश्चिम में है और ग्रीन के बीच के पीछे में क्या है, समय माइनस में है। ठीक है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने 360 डिग्री, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, बहुत ही बारीकी से समझना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आगे जो कह रहा है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। इस कॉन्सेप्ट को अभी मैं समझा देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, एक तो आपको पता होना चाहिए 24 घंटे का कॉन्सेप्ट। और 24 घंटे मतलब घूम कौन रहा है, 365, यानी कि सॉरी 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब क्या है, 360 डिग्री को हम जब डिवाइड करेंगे किससे, भाई आपके सामने लिख रहा है 360 को डिवाइड कर दो 24 से, आ गया क्या 15। और 15 को क्या करना है हमें, आपको मैंने बताया, अर्थात 1 घंटा किसके डिवाइड के बराबर होगा, यानी कि आपका जो 1 घंटा निकला वो निकला हमारा 15 डिग्री के बराबर। भाई ये तो डिग्री है। सीधे सीधे देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ध्यान से समझ लेना। 24 घंटे हैं, दिन और रात के मिला के 24 घंटे। और ये जो गोला है ये कितने डिग्री का होगा, आपने देखा होगा, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, और इसके जो चारों तरफ का हो गया सर्कल हो गया वो है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री हो गई अर्थ। और फिर आता है 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब क्या है, जो हमारे 24 घंटे हैं, और 24 घंटे को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 360 से। और 360 को जब निकालेंगे तो 1 घंटा हो गया 15 डिग्री के बराबर।
यानी कि आपसे मैं क्वेश्चन कहूँ कि आपको कितने निकालना है, दोपहर के 12 बजे निकालना है, या फिर बताइए मुझे कि 60 डिग्री क्या होगा। तो 60 डिग्री का कब होगा, तो 60 डिग्री होगा 4 बजे। यानी कि जैसे इसमें भी दिया गया है 15 × 4 अर्थात 60 मिनट, अथवा ग्रीनविच 1 घंटे के आगे होगा, अथवा दोपहर को 1 बजे। यानी कि 1 घंटा किसके बराबर होगा, 15 डिग्री के, और 4 घंटे किसके बराबर होंगे, 60 के। तो यानी कि 60 डिग्री आगे होगा। ऐसे एक उदाहरण लेके समझते हैं। चलिए उदाहरण को भी समझ लेते हैं। आपको उदाहरण से, जैसे इसी का उदाहरण ले लेते हैं हम। ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे अथवा दोपहर के 1 बजे होंगे, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम समय ग्रीनविच के 1 घंटे के पीछे होगा। यानी कि आगे जाओगे तो प्लस, भाई हमने देखा ये ग्रीनविच की लाइन है, तो यहाँ जो था वो प्लस था और यहाँ जो था वो माइनस था। तो हमें क्या करना है, अगर आपसे इधर × 4 कर दिया जाए तो 60 डिग्री प्लस में, अगर आगे का टाइम पूछा जाए प्लस और पीछे का टाइम पूछा जाए तो माइनस होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं, भाई मानक समय किसी भी एक तरह से अलग अलग मान्यताओं पर स्थित है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप रह रहे हैं लंदन में और मैं रह रहा हूँ इंडिया में, और इंडिया के दिल्ली में। तो दिल्ली में जब आप अमेरिका में रहेंगे तो इस टाइम क्या हो रहा होगा, वहाँ पर दिन निकल रहा होगा या फिर शाम होने वाली होगी, और हमारे यहाँ क्या है, रात हो रही है। तो ये सब चीज़ें जब डिफरेंस करने की चीज़ें आती हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, एक मानक समय चाहिए। और मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है, यानी ग्रीनविच की जो टाइम है 0 डिग्री, वहाँ से सभी का मानक समय, और हमारा क्या है 5.5 घंटे वाला, अभी आपको दिखाया था। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए बहुत देशांतरों में होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करी जाती है, तथा उत्तर भारत में गुजरात के द्वारिका तथा आसाम के डिब्रूगढ़ में स्थित समय को लेकर 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। क्यों होगा, भाई इंडिया है, इंडिया में 5.5 घंटे, पर क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, मानक जो है यांत्रिकी वो है 82.5 डिग्री। और कहाँ से काट रही है, भाई आपका क्या है गुजरात ईरा, और दूसरा क्या है असम, असम है ना, हाँ असम का डिब्रूगढ़ इधर है। तो दोनों के बीच में क्या काटता जा रहा है, 82.5 डिग्री पूर्व जो है वो काट रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, मानक समय में फेरबदल होगा। और अपना जो मानक समय है वो कहाँ से नापा जाता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से नापा जाता है। देखिए आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा ही था कि आपको मानक समय, भारत का मानक समय कहाँ से नापा जाता है। तो चलिए आगे आपको मैं लिख के ही बता देता हूँ कि भारत का जो मानक समय है वो याद रखना उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से निर्धारित किया जाता है। चलिए आपको लिख के बता देते हैं कि कहाँ से करा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय समय उत्तर प्रदेश के, ये बुक में नहीं मिलेगा, देखिए कहीं भी आप बुक में ढूंढ लीजिए, बुक में नहीं है। ये चीज़ें जो हैं पढ़ने के बाद ही समझ में आती है, आपको पढ़ना होता है। और आपको कोई भी टीचर हो बिना पढ़े आपको नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो मिज़ोरम, सॉरी मिर्ज़ापुर के, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के ज़िले से निर्धारित होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का थोड़े थोड़े ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट एक तरह से इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एक 0 डिग्री वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। और देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, देखिए चलिए ऊपर चलते हैं, क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक तो ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है
यानी कि ये पूछा जाता है। अभी आपको मैं आखिरी में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मानक समय हो गया हमारा। ठीक है, मानक समय और ग्रीनविच वाला जो टाइम है ये, यानी कि भारत के ग्रीनविच में 82.5 डिग्री में स्थित है। यह समय ग्रीनविच के 5.5 डिग्री यानी कि 5.5 घंटे। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना होगा, तभी आप किसी चीज़ को हल कर पाएंगे। यानी कि क्या है 82 एंड देखिए, भारत का जो टाइम क्या है वो क्या है, पूर्व में 82.5 स्थित है और ग्रीनविच से कितने आगे है, वो है 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे। जब लंदन में 2 बजे होंगे तो वहाँ पर कितने बजे होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लंदन वाला क्वेश्चन, यार जो ये है ना, ये बच्चों को कॉन्सेप्ट एक तरह से परेशान करने वाला है। लंदन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, लंदन में कितने बजे हो उसके आगे के 5.5 घंटे ऐड कर देना। और लंदन वाला क्वेश्चन यानी कि कौन सा है, हमें लंदन वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा एक तरह से, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए उदाहरण देके। क्योंकि लंदन का क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों के लिए भी ईजी होता है, आंसर देने के वालों के लिए भी ईजी होता है, इसलिए लंदन का टाइम सूटेबल माना जाता है। तो ये क्या है, अगर आपके मान लीजिए 5 बज रहे हैं कब के, पीएम है, और 5 बज रहे हैं पीएम के, तो और उसमें 5.5 घंटे, तो वहाँ पर क्या टाइम होगा, 10:30। ठीक है, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि लंदन में 16 घंटे बज रहे हैं, तो इंडिया में कितने घंटे बज रहे होंगे। तो यानी कि आपको बताना है ये क्वेश्चन आपको मैं, चलिए आज के कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, ये जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी पृथ्वी के ग्लोब फ्लो ये हमने पढ़ दिए हैं। अब आते ही है कॉन्सेप्ट, यानी कि किस किस चीज़ को इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए भाई। चलिए आपको मैं एक शब्द में बता देता हूँ। देखिए, ये जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धरती चपटी है, थोड़ी मोटी है, उभरी हुई है, यानी कि उत्तर और दक्षिण से थोड़ी चपटी है और पेट उसका बाहर को निकला हुआ है, यानी कि वो छोटा सा प्राणी है, यानी कि 5 फुट का व्यक्ति है, जैसे ऊपर से भी दबा है, नीचे से भी दबा है और बीच से पेट निकला हुआ है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विषुवत रेखा आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अक्षांश और देशांतर का पूछा जाएगा। फिर आती है ये बात, ये इसे रट लेना या फिर याद कर लेना, 4 लाइन है और चारों लाइन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएसटी ज्योग्राफी, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, फिर आती है क्या, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय, ये तीनों पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा, पूरी डेफिनेशन दे देगा तो उसमें पूछेगा कि शीतोष्णकटिबंधीय कौन सा है। तो चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे यानी कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। अब आएगा यहाँ पर जो डायग्राम है ग्रीनविच वाला, कि ग्रीनविच का 0 डिग्री वो पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। समय देशांतर हो गया, ये क्वेश्चन का उदाहरण, यानी कि उदाहरण ये जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि क्या 24 × 360 डिवाइड कर, यानी सॉरी गलती कर दी मैंने भी। देखिए 24/360 कितना आ गया 15, और 15 को हमें कितने जिससे भी इंटू करने हैं, यानी कि 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर ये आएगा 82.5, ये पूछा जाएगा। बस इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इतना मशक्क़त करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, यानी कि इतने सब चीज़ों जो समझोगे तो आपको कुछ ही मिनटों में आपको पूरा चैप्टर करवा दिया भाई। देखो, जब आप थोड़ा सा जुड़ के चलोगे और अपना समय हमें दोगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। क्योंकि इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तभी आप चीज़ों को समझोगे, और समझोगे तो क्या नाम केवीएस का एग्ज़ाम पास होगा, और केवीएस का एग्ज़ाम पास होगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो क्या आप बच्चों को भी पढ़ा पाओगे भाई। ठीक है, चलिए
एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर करके, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और जो कल का जो और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है मैंने अभी, 16 घंटे, 16 घंटे किसके हैं? ग्रीनविच के। तो इंडिया में क्या बजा होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और दूसरा, कल की वीडियो यानी कि कल का जो आपने चैप्टर देखा और आज का चैप्टर देखा, 2 चैप्टर हमारे कवर हो गए। इसी तरह से आपको कितने फरवरी से या मार्च में एग्ज़ाम होंगे, तो हमारे पास 60 दिन है, और 60 दिन में हमें क्या करना है, सारे छठी से लेके 10वीं तक के एसएसटी के पेपर, यानी कि एसएसटी के पेपर के लिए हमें बुक पूरी रिवाइज़ कर लेनी है। और रिवाइज़ करने के लिए 10-15 दिन जो बचेंगे, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को भेजें, जिससे उनको भी एसएसटी का लाभ मिल सके और इस वीडियो का वो भी अपने जीवन में उतार सकें। थैंक यू।